जब अप्रोक्सीमेट के बाद में अल्टीमेट स्टार्ट करवाया था, उसमें अल्टीमेट में क्या क्या डिटरमाइन करना होता है, जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हो लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसमें आपको फर्स्ट लिखवा दिया था कार्बन एंड हाइड्रोजन। सेकंड देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ सल्फर, डिटर्मिनेशन ऑफ सल्फर देखिए इसके अंदर सल्फर प्रेजेंट इन द कोल सैंपल, sulfur present in the coal sample is oxidized to sulfuric acid, is oxidized to sulfuric acid. नेक्स्ट लाइन में सल्फ्यूरिक एसिड, sulfuric acid is precipitated as barium sulfate by the addition of barium chloride, यानी सल्फर की एस्टिमेशन में जो प्रोसेस करेंगे उसमें रिएक्शंस क्या होंगी, सल्फर कन्वर्टेड इनटू सल्फेट, और जब सल्फेट में बेरियम क्लोराइड ऐड करेंगे तो सल्फेट कन्वर्ट हो जाएगा बेरियम सल्फेट में, और बेरियम सल्फेट का खुद का मोलिकुलर वेट होता है 233, और उसमें सल्फर कितना प्रेजेंट होगा 233 में, सल्फर का मोलिकुलर वेट 32। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन लिख लो यहाँ पे, सल्फर कन्वर्टेड इनटू सल्फेट, देन सल्फेट कन्वर्टेड इनटू बेरियम सल्फेट। ये वाली रिएक्शंस लिख लो यहाँ तक। ठीक है, रिएक्शंस के बाद में लिखो द सल्फर प्रेजेंट इन कोल सैंपल, the sulfur present in the coal sample is converted into sulfate, and it is treated with barium chloride solution. And the precipitate of barium sulfate is obtained. Next line में the precipitate of barium sulfate is filtered and weigh, फिर लिखिए इसकी कैलकुलेशन, weight of the coal sample capital W gram, weight of the coal sample capital W gram, फिर लिखिए सेकेंड weight of the precipitate x ग्राम। कुणाल गोयल व्हाट्सएप कर दो मुझे क्या पूछना चाह रहे हो। weight of the precipitate स्मॉल x ग्राम, कुणाल गोयल व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखोगे weight of the coal sample कैपिटल W ग्राम, फिर weight of the precipitate x ग्राम, उसके बाद में लिखिए 233 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट, 233
gram of barium sulfate contain 32 gram of sulfur, contain 32 gram of sulfur, फिर नेक्स्ट लाइन में x gram of barium sulfate will contain फिर ये लिख लो 32/233 into x gram of sulfur into x gram of sulfur, फिर नेक्स्ट लाइन में percentage of sulfur in coal sample equal to weight of barium sulfate obtained upon weight of coal sample taken into 32/233 into 100। यहाँ तक लिख लिया हो तो एक बार इसको सुन लो अच्छे से। इस सल्फर के एस्टिमेशन के लिए क्या करेंगे, जो कोल सैंपल अपन लेंगे उसको हीट करेंगे, ठीक है, यानी बर्न करेंगे। बर्न करने से क्या होगा, सल्फर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इस सल्फेट में अपन ऐड करेंगे बेरियम क्लोराइड, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड के एडिशन से सल्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेरियम सल्फेट में। अब ये जो बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बना है, इस प्रेसिपिटेट को क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे एंड इसका वेट ले लेंगे, ठीक है। वेट लेने के बाद क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला आपको गिवन है परसेंटेज ऑफ सल्फर इन कोल सैंपल, इनमें सारा डेटा पुट करेंगे। जैसे आफ्टर फिल्ट्रेशन बेरियम सल्फेट का कितना वेट ऑब्टेन हुआ है वो यहाँ पे लिखेंगे, वेट ऑफ बेरियम सल्फेट ऑब्टेन। स्टार्टिंग में कितना कोल सैंपल लिया था, फॉर एग्जांपल 1 ग्राम 2 ग्राम, यहाँ पुट करेंगे इंटू 32/233 इंटू 100। अब ये 32 और 233 कहाँ से आया है कि जो बेरियम सल्फेट है उसका टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना था, 233, और 233 ग्राम बेरियम सल्फेट में सल्फर कितना प्रेजेंट था, 32। तो x में कितना प्रेजेंट होगा, 32/233 इंटू x ग्राम। तो यहाँ से आ गया ये 32/233, ठीक है। एक बार पढ़ लो इसको 2 मिनट में। फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। और ये एनालिसिस कौन सा चल रहा है, अल्टीमेट एनालिसिस, जिसमें एलिमेंट्स डिटरमाइन करते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स डिटरमाइन करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड सल्फर कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट है नाइट्रोजन। इसको अच्छे से सुनना पड़ेगा, ये इन दोनों से ज्यादा टिपिकल है क्योंकि थोड़ा लंबा प्रोसेस है ये नाइट्रोजन का एस्टिमेशन, ठीक है। इसमें एक बार लिख लो पहले, फिर इसको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। इसमें लिखिए एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन या फिर डिटरमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन। लिखिए नॉन अमाउंट ऑफ कोल सैंपल, पॉइंट वाइज लिखना, नॉन अमाउंट ऑफ कोल सैंपल is taken in जेल्डाल फ्लास्क। ये स्पेलिंग यहाँ से लिखो, जेल्डाल फ्लास्क is taken in जेल्डाल फ्लास्क and it is heated with concentrate H2SO4 in the presence of K2SO4 in the presence of K2SO4
and copper sulfate and copper sulfate. नेक्स्ट लाइन में after proper heating nitrogen in coal sample is converted into ammonium sulfate and clear solution is obtained. अब इसके बाद में ये रिएक्शन लिखो यहाँ पे, ये फर्स्ट वाली रिएक्शन ही लिखनी है अभी। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन प्लस H2SO4 कन्वर्टेड इनटू अमोनियम सल्फेट, ये एक ही रिएक्शन लिखो अभी। ठीक है, लिख लिए रिएक्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, the above clear solution is treated with NaOH solution, sodium hydroxide solution to liberate ammonia gas. अब यहाँ पे ये वाली रिएक्शन लिखो इसके आगे, अमोनियम सल्फेट इज ट्रीटेड विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या लिबरेट होगा? अमोनिया। ये वाली सेकंड वाली रिएक्शन लिखो अब। ठीक है, लिख ली। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, दिस अमोनिया गैस is absorbed in known amount of standard H2SO4 solution, अब ये थर्ड वाली रिएक्शन लिखो इसमें, अमोनिया प्लस H2SO4, ठीक है, लिख लिए। तो डायग्राम के साथ एक बार इसको देख लो, ये इसका डायग्राम है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। अब इसके अंदर दो प्रोसेस करने हैं। फर्स्ट प्रोसेस में क्या यूज करेंगे? जेल्डर फ्लास्क। ये जेल्डर फ्लास्क है। जेल्डर फ्लास्क किसको बोलते हैं? एक लॉन्ग नेक राउंड बॉटम फ्लास्क होता है जिसको नेम देते हैं जेल्डर फ्लास्क। इस जेल्डर फ्लास्क में क्या लेंगे अपन? ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी फ्यूल सैंपल, कोल सैंपल, जिसको एनालिसिस करना है, उसमें ऐड करना है कंसंट्रेट H2SO4, K2SO4, कॉपर सल्फेट, ये सब ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे। हीट करने से रिएक्शंस क्या होंगी? ये वाली रिएक्शंस होंगी। क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे? अमोनियम सल्फेट। ठीक है, अब इस को ये जो क्लियर सॉल्यूशन यहाँ पे ऑब्टेन हुआ है, इस कंप्लीट मटेरियल को यानी कंप्लीट क्लियर सॉल्यूशन को आफ्टर हीटिंग एक राउंड बॉटम फ्लास्क में ट्रांसफर कर देंगे कंप्लीट मटेरियल को। इसके बाद में सेकंड प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये कंप्लीट मटेरियल को एक राउंड बॉटम फ्लास्क में ट्रांसफर करेंगे एंड ट्रांसफर करने के बाद इसमें ऐड करना है, अगर सबको याद हो जो लाइंस आपने लिखी हो तो क्या ऐड करना है? NaOH। ठीक है, NaOH के एडिशन से क्या लिबरेट होगा यहाँ पे? ये वाली रिएक्शन देखो, सेकंड वाली। जब उस क्लियर सॉल्यूशन में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया तो कौन सी गैस लिबरेट होगी? अमोनिया गैस लिबरेट। अब कितनी गैस लिबरेट हो रही है उसके लिए क्या करेंगे? इसकी टाइट्रेशन करेंगे। टाइट्रेशन के लिए अमोनिया का नेचर कौन सा है?
बेसिक नेचर, तो इसके लिए टाइट्रेट करने के लिए क्या यूज करना होगा अपने को? एसिड यूज करना होगा। तो ये कौन सी वाली टाइट्रेशन हो जाएगी? एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। ठीक है, तो अब इस टाइट्रेशन में H2SO4 का कितना वॉल्यूम यूज हो रहा है, एसिड का कितना वॉल्यूम यूज हो रहा है, वो सब अपन नोट डाउन करके क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसके लिए कैलकुलेशन का फॉर्मूला देखिए, ये वाला। इसके बाद में यहाँ पे अमोनिया लिबरेट हुई, अमोनिया जो लिबरेट होगी उसको अपन टाइट्रेट किसके साथ करवा देंगे? एसिड के साथ। और जितना वॉल्यूम कंज्यूम होगा एसिड का, ठीक है, वो अपन नोट डाउन कर लेंगे। और वैल्यूज फिर कहाँ पे पुट करेंगे? इस फॉर्मूला में। ये फॉर्मूला लिखो आप लोग, कैलकुलेशन डायग्राम नोट से बना लेना। लिखिए कैलकुलेशन में परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू percentage of nitrogen equal to 1.4 into N1V1 normality equation upon W। W क्या है यहाँ पे? weight of coal sample taken, यानी स्टार्टिंग वाले जो जेल्डा फ्लास्क था उसमें कितना कोल सैंपल लिया गया है, दैट इज कैपिटल W ग्राम। इसको लिख लो, weight of coal sample taken W ग्राम। फिर लिखो वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज इक्वल टू V1 ml, यानी ये जो V1 है, ये जितना एसिड कंज्यूम होगा वो V1 जितनी रीडिंग आएगी। उसके बाद में लिखो नॉर्मलिटी ऑफ एसिड N1, नॉर्मलिटी ऑफ एसिड N1। ठीक है, तो N1 नॉर्मलिटी ऑफ एसिड है, V1 वॉल्यूम जितना कंज्यूम होगा, W वेट ऑफ कोल सैंपल, एंड 1.4 क्या है यहाँ पे? वेट ऑफ नाइट्रोजन। कि नॉर्मलिटी के लिए अपन सॉल्यूशन किस में बनाते हैं? 1 लीटर के लिए। ठीक है, 1 लीटर यानी 1000 ml। तो 1000 ml में जो अमोनिया का सॉल्यूशन बना है, इसमें कितना डिजोल्व किया गया? 17 ग्राम। लेकिन जो 17 ग्राम अमोनिया है उसके अंदर नाइट्रोजन अगर अपन देखें तो कितना होगा? ओनली 14 ग्राम। ठीक है, अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट 17 और जो नाइट्रोजन है इसके अंदर उसका 14 ग्राम। तो जब 1000 में ये 14 ग्राम परसेंट है तो 1 में कितना परसेंट होगा? 14 अपॉन 1000, एंड 100 में कितना होगा? इंटू 100। तो अपने पास डेटा कितना आ गया? 1.4। तो ये तो सिर्फ लास्ट में याद करने वाली चीजें हैं और आपको लिखना है सिर्फ यहीं तक है, इसको यहाँ तक लिखना है, नॉर्मलिटी ऑफ एसिड 1.4। तो ये कि अगर पूछ लेते हैं, मान लो हम लोग ही वाइवा में पूछ लें कि 1.4 क्या है, तो तब आपको पता होना चाहिए कि 1.4 क्या है। उसके अलावा कहीं इसको एक्सप्लेन करके लिखना नहीं है। और अभी पता लग गया होगा कि 1.4 है क्या? वेट ऑफ नाइट्रोजन कहाँ से आया? जब अपन सॉल्यूशन बनाते हैं कि 1000 ml में 14 ग्राम परसेंट है, तो 1 में कितना होगा? 14 अपॉन 1000, एंड 100 में कितना होगा? 1.4। एक बार जो आपको लिखवाया उसको रीड आउट कर लो, जो पॉइंट्स आपको लिखवाए हैं, और ये डायग्राम इसका बना लेना आप लोग। पढ़ लिया सभी ने? ठीक है, तो उसके बाद में देखिए एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए क्या करना होगा? जो अभी तक डेटा कलेक्ट किया है, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन, उसको 100 में से माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग अमाउंट किसका होगा? ऑक्सीजन का। तो सिर्फ इसका ये फॉर्मूला लिख लो, एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सीजन में 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन।
तो ये आपका अल्टीमेट एनालिसिस है वो कंप्लीट हो गया है, जिसमें क्या क्या डिटरमाइन किया गया है। कार्बन हाइड्रोजन पहले बता दिया था, आज आपको एक्सप्लेन किया है सल्फर, फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए तो सिंपल क्या करना है 100 में से माइनस किया है। और ये सारे फॉर्मूले दोबारा लिखे हुए हैं जो ऑलरेडी आप लोग लिख चुके हो। ठीक है, तो ये क्लियर हो गए दोनों एनालिसिस, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस एंड अल्टीमेट एनालिसिस। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में क्या क्या डिटरमाइन करते हैं? मॉइस्चर कंटेंट, प्रॉक्सिमेट पहले हो चुका था, उसमें क्या क्या डिटरमाइन करते हैं? मॉइस्चर, वोलेटाइल मैटर, एस कंटेंट एंड फिक्स्ड कार्बन। अल्टीमेट और एलिमेंटल में क्या क्या डिटरमाइन करते हैं? जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो गए हैं, दोनों मेथड्स कंप्लीट हो गए हैं फॉर द एनालिसिस ऑफ कॉल सैंपल, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस एंड अल्टीमेट एनालिसिस। ठीक है, इसको पढ़ लेना आप लोग, कहीं कुछ डाउट हो तो नेक्स्ट वाली क्लास में पूछ लेना। अच्छा, कुछ एक मिनट, किसी ने कुछ मैसेज किया है। डायग्राम, हाँ डायग्राम भी बनाना है नाइट्रोजन में। ये देखो कार्बन एंड हाइड्रोजन में ये डायग्राम बनाना है, सल्फर में कोई डायग्राम है नहीं तो ये इसमें आपको नहीं बनाना है। नाइट्रोजन में जो नोट्स लिखवा दिए उसके बाद में ये वाला डायग्राम बनाना है। ठीक है, अभी एक स्टूडेंट ने पूछा था ये। और अगर किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो, फिर उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नोट्स की कॉपी में डायग्राम और कैलकुलेशन सब लिख लेना। अगर सभी को क्लियर हो गया है यहाँ तक, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसमें। ठीक है, हो गया सभी को क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कॉल सैंपल बाय बोम कैलोरीमीटर। तो इसमें कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन आप लोगों को बता दी थी। क्या होती है कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन? कि फ्यूल को हीट करने पे, फ्यूल को बर्न करने पे जितनी अमाउंट लिबरेट होगी दैट अमाउंट इज कैलोरीफिक वैल्यू। उसके बाद में कौन कौन सी कैलोरीफिक वैल्यू थी? हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड लो कैलोरीफिक वैल्यू। हाई कैलोरीफिक वैल्यू अगर आपको याद हो 2 दिन पहले की टॉपिक्स, तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू को क्या नेम देते हैं अपन? दूसरा ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। एंड लो कैलोरीफिक वैल्यू को दूसरा नेम क्या देते हैं? नेट कैलोरीफिक वैल्यू। तब उस कैलोरीफिक वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं अपन बोम कैलोरीमीटर से। लेकिन इस बोम कैलोरीमीटर में सिर्फ सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल ही डिटरमाइन करेंगे, गैसेज फ्यूल डिटरमाइन नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये पूछ लेते हैं एक्सप्लेन बोम कैलोरीमीटर। अगर उनको घुमा के पूछना होगा क्वेश्चन तो लिखेंगे एक्सप्लेन द मेथड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा apparatus यूज होता है और कौन सी वाली प्रोसेस को बताना है। बोम से तो आपको पूरा प्रोसेस याद रह जाएगा, लेकिन जब वो लिख देंगे सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल, तब आपको याद होना चाहिए कि सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं। उस प्रोसेस का नेम है बाय द यूज ऑफ बोम कैलोरीमीटर। ठीक है, तो अब इसमें लिखना स्टार्ट कर दो, हेडिंग लगाओ इसमें, डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कॉल सैंपल by bomb calorimeter। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखिए, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल, और लिक्विड में भी नॉन वोलेटाइल जिसको इजीली अपन डिटरमाइन कर सके। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ solid and liquid fuel can be determined with the help of bomb calorimeter, ठीक है। उसके बाद में लिखिए इसका प्रिंसिपल,
प्रिंसिपल लिखो। known amount of fuel is burned, known amount of fuel is burned, and the amount of heat liberated, and the amount of heat liberated is absorbed in known amount of water, known amount of water is measure, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो इस कंप्लीट लाइन को शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट लाइन में heat liberated by fuel equal to heat absorbed by water। इसको चेंज कर दिया मैंने थोड़ा सा इस लाइन को। heat liberated by fuel equal to heat absorbed by water, it is the principle of bomb calorimeter। क्या प्रिंसिपल है कि फ्यूल को बर्न करने पे जितनी हीट लिबरेट हुई उस टोटल अमाउंट को कौन ऑब्जर्व करेगा, वाटर ऑब्जर्व करेगा। और इसको मेजर करके अपन डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितनी कैलोरीफिक वैल्यू है वो लिबरेट हुई है उस फ्यूल सैंपल से। कौन से फ्यूल सैंपल से, जो सॉलिड या फिर लिक्विड फ्यूल, ठीक है। जो भी सैंपल अपन एनालिसिस कर रहे हैं उस फ्यूल सैंपल में से, उस कोल सैंपल में से कितनी कैलोरीफिक वैल्यू ऑब्टेन हुई है, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल है। अब इसका डायग्राम में कंस्ट्रक्शन आपको देखनी है और वर्किंग के बाद में कैलकुलेशन, ठीक है। तो आप एक बार डायग्राम को अच्छे से देख लो, उसी में कंस्ट्रक्शन वर्किंग सब कंप्लीट हो जाएगा। डायग्राम अच्छे से देखना, इसको थोड़ा ज्यादा भरा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए इस डायग्राम में यहाँ से देखना स्टार्ट करो कि ये आपको एक राउंड सा कुछ दिख रहा है। ये क्या है, क्रूसिबल है, ठीक है। ये जो राउंड दिख रहा है ये क्या है, क्रूसिबल। यहाँ पे एरो पे भी आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, क्रूसिबल। ये क्रूसिबल किसका बना हुआ है, स्टेनलेस स्टील का। और इस क्रूसिबल में जिस फ्यूल सैंपल को, जिस कोल सैंपल को अपने को डिटरमाइन करना है, एनालिसिस करना है, वो यहाँ पे पुट करेंगे। सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है। और ये जो क्रूसिबल है ये दो मैग्नीशियम फ्यूज वायर से, देखो ये दो वायर आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, मैग्नीशियम फ्यूज वायर। इन मैग्नीशियम फ्यूज वायर से ये दो इलेक्ट्रोड के साथ अटैच है। ये जो डार्क आपको दिख रहे हैं ब्लैक, ये क्या है, दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। और ये दोनों इलेक्ट्रोड्स किससे जुड़े हुए हैं, बैटरी से, ठीक है। यहां तक देख लिया। उसके अभी इसके सराउंडिंग में देखो आपको ये कुछ दिख रहा है, इसको नेम देंगे बॉम्ब कैलोरीमीटर, ठीक है। 1 मिनट ललित, एक बार इसको एक्सप्लेन कर दूं मैं। ये बॉम्ब कैलोरीमीटर है, ये देखो आपको ये लाइंस दिख रही है ना, ये वाली लाइन, ये बॉम्ब कैलोरीमीटर है। बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर क्रूसिबल रखा हुआ है। क्रूसिबल किसके साथ जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रोड के साथ। इलेक्ट्रोड कहाँ जुड़े हुए हैं, बैटरी के साथ, ठीक है। अब ये जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है इसके सराउंडिंग में भी एक और एपरेटस है, एक और कंटेनर है, जिसको नेम देंगे कॉपर कैलोरीमीटर। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कॉपर कैलोरीमीटर। ये इसके किसके चारों हो रही है, बॉम्ब कैलोरीमीटर के। जहाँ पे बॉम्ब दिख रहा है आपको, बॉम्ब यहाँ पे लगा हुआ है एरो, और उसके सराउंडिंग में कॉपर कैलोरीमीटर है। अब कॉपर कैलोरीमीटर में देखो क्या क्या प्रेजेंट है। एक तो स्टीरर है टेम्परेचर को यूनिफॉर्म करने के लिए, एक थर्मामीटर लगा हुआ है, थर्मामीटर टेम्परेचर को नोट करने के लिए, इनिशियल टेम्परेचर एंड फाइनल, अभी बता दूंगी प्रोसेसिंग में ही। और उसमें फिल किया हुआ है वाटर, ये वाटर फिल किया हुआ है। अब इस कॉपर कैलोरीमीटर के सराउंडिंग में 2 जैकेट्स हैं, एयर जैकेट एंड वाटर जैकेट।
एक बार दोबारा इस डायग्राम को स्टार्टिंग से देखो कि बॉम्ब कैलोरीमीटर है, ये जहाँ पे एरो घूम रहा है उसको देखना अच्छे से। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, बॉम्ब कैलोरीमीटर, ठीक है, दिख रहा है ये बॉम्ब कैलोरीमीटर यहाँ तक, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये बॉम्ब कैलोरीमीटर है। इस बॉम्ब कैलोरीमीटर में क्रूसिबल है जिसमें सैंपल लेंगे, और ये क्रूसिबल 2 मैग्नीशियम फ्यूज वायर से इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोड्स बैटरी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर एक और वाल होगा जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो सकता है, कंबशन प्रोसेस। उसके ये जो बॉम्ब आपको दिखा है इसके सराउंडिंग में एक और अपरेटस लगा हुआ, देखो ये, इसका नेम है कॉपर कैलोरीमीटर। एंड कॉपर कैलोरीमीटर में क्या फिल किया हुआ है, वाटर, उसमें थर्मामीटर लगा हुआ है, स्टीरर लगा हुआ है। स्टीरर का क्या रोल होगा, टेम्परेचर को यूनिफॉर्म करने के लिए। थर्मामीटर का क्या रोल होगा, टेम्परेचर को नोट करने के लिए। और इस कॉपर कैलोरीमीटर के सराउंडिंग में 2 जैकेट्स है, एयर जैकेट एंड वाटर जैकेट। ये इसकी कंस्ट्रक्शन होगी। अब वर्किंग में देखो क्या करना है, नॉन अमाउंट ऑफ कॉल सैंपल लेंगे इस क्रूसिबल में, इट में बी सॉलिड, इट में बी लिक्विड, जिसको भी आपको एनालिसिस करना है वो यहाँ पे रखा क्रूसिबल में। इस बैटरी को ऑन कर देंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर को, वाल को, ठीक है, यहाँ पे हटा देंगे। फिर क्या होगा, ये जो फ्यूल सैंपल आपने लिया है, जो फ्यूल सैंपल लेंगे इस प्रोसेस में, वो क्या होगा, बर्न होना स्टार्ट होगा, ठीक है। कंप्लीट बर्न होने के बाद में जो थर्मामीटर था उसमें टेम्परेचर नोट कर लेंगे कि कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। एक तो प्रोसेस स्टार्ट होने से अपन पहले टेम्परेचर नोट कर लेंगे, इनिशियली टेम्परेचर उस वाटर सैंपल का कितना था बिफोर हीटिंग, बिफोर प्रोसेस, ठीक है। एंड आफ्टर हीटिंग, आफ्टर प्रोसेस कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ इस वाटर का, वो भी इस थर्मामीटर से नोट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपने टेम्परेचर नोट कर लिया। अब टेम्परेचर नोट करने के बाद में जो भी अपने पास डेटा है कि कॉल सैंपल कितना था, वो सारे डेटा पुट करेंगे। और एयर जैकेट एंड वाटर जैकेट का यहाँ पे क्या रोल है कि जब प्रोसेस अपन स्टार्ट करेंगे तो ड्यूरिंग कंबशन प्रोसेस कोई भी हीट लॉस नहीं हो, यानी कंप्लीट जो इतनी भी हीट लिबरेट हो रही है वो कंप्लीटली कौन अब्जॉर्व कर ले, वाटर अब्जॉर्व कर ले, बाहर उसका लॉस नहीं हो, इसलिए उसके सराउंडिंग में क्या लगा हुआ है, एयर जैकेट एंड वाटर जैकेट, ठीक है। एक बार डायग्राम देख लो आप लोग, फिर इसकी कैलकुलेशन बता दूंगी मैं। अच्छा, वेट पैलेट्स, एक बच्चे ने पूछा क्या नाम है इसका, पता नहीं, कि ये वेट पैलेट्स कौन सा होता है। पैलेट्स ये जो इसमें लिखा हुआ है ना क्रूसिबल, जिसने पूछा है वो देख लो एक बार। ये जो क्रूसिबल है इसमें जो कॉल सैंपल लिया है उसी के लिए लिखा है वेट पैलेट्स, ठीक है। यानी वेट किया हुआ कॉल सैंपल भी आप लिख सकते हो, ठीक है। आ गया समझ में जिसने पूछा था। अब ये डायग्राम आप देख लो एक बार, डायग्राम के बाद में कैलकुलेशन बता दूंगी इसकी। और ये जो पॉइंट्स है तुम लोग लिख लेना इसको पॉइंट वाइज, और जो लाइन एक्स्ट्रा लगे वो मत लिखना, ठीक है। यानी जितना मैंने एक्सप्लेन किया उतना ही लिखना आप लोग। अब एक बार इसकी कैलकुलेशन देख लो, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल करवाएंगे। मैंने कंस्ट्रक्शन के साथ वर्किंग साथ में बता दी है, तो दोनों अलग अलग आप लोग लिख लेना। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन अच्छे से देखना, ठीक है। यहाँ पे देखो कैलकुलेशन में वेट ऑफ कॉल सैंपल टेकन इन क्रूसिबल, यानी जो क्रूसिबल यहाँ पे था ये वाला जो बॉम्ब के अंदर रखा हुआ है, उस क्रूसिबल में जो कॉल सैंपल लिया हुआ है उसका वेट कितना लिखा है, x ग्राम। यानी सॉलिड और लिक्विड जितने भी जो भी ले रहे हैं अपन वो क्या होगा, x ग्राम, मे बी 1 ग्राम 2 ग्राम। सेकेंड डेटा अपने पास वेट ऑफ वाटर टेकन इन कैलोरीमीटर। अब ये देखो ये वाटर जितना लिया हुआ था इस कैलोरीमीटर में, जितना फिल किया हुआ था उसका वेट है कैपिटल W। वेट ऑफ वाटर टेकन इन कैलोरीमीटर इज कैपिटल W। 2 W है यहाँ पे, तो एक है कैपिटल W एंड सेकंड स्मॉल w। कैपिटल W होगा वेट ऑफ वाटर टेकन इन कैलोरीमीटर, जितना वाटर लिया गया है।
एंड सेकंड जो स्मॉल डब्ल्यू है वो क्या होगा, कंप्लीट कैलोरीमीटर का वेट। कंप्लीट कैलोरीमीटर कौन सा, जो कॉपर कैलोरीमीटर सराउंडिंग में था। ये जो सेकंड वाला कैलोरीमीटर था कॉपर कैलोरीमीटर, इसका कंप्लीट वेट कितना है, स्मॉल डब्ल्यू। उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, स्टीरर, थर्मामीटर एंड बॉम कैलोरीमीटर। यानी कंप्लीट वेट अपन क्या लिखेंगे, स्मॉल डब्ल्यू। फिर T1 इनिशियल टेम्परेचर, जो थर्मामीटर था उसमें इनिशियली यानी जो प्रोसेस स्टार्ट किया गया, जैसे अपन स्टार्ट करते हैं उस टाइम जितना टेम्परेचर है वाटर का वो क्या है, T1 डिग्री सेल्सियस। और आफ्टर बर्निंग प्रोसेस, आफ्टर कंबशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में जितना फाइनल टेम्परेचर है वो क्या होगा, T2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये डेटा अपने पास आ गया। X वेट ऑफ कॉल सैंपल, कैपिटल W वेट ऑफ वाटर, स्मॉल w कंप्लीट कैलोरीमीटर का वेट, T1 इनिशियल टेम्परेचर, T2 फाइनल टेम्परेचर। ये सब डेटा नोट डाउन करने के बाद क्या अज्यूम करना है कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू यानी HCV एंड GCV कितनी हो सकती है, मे बी लिख दिया है यहाँ पे L कैलोरी पर ग्राम। आप HCV का साथ पूरा लिख सकते हो। ठीक है, इन्होंने अज्यूम कर लिया है इट मे बी L। फिर देखिए हीट लिबरेटेड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल, तो अब ये स्टार्टिंग में इसमें जो कॉल सैंपल लिया था इनटू L, L अज्यूम किया गया है दैट इज हाई कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, उसके बाद में कैलकुलेट करते हैं कि हीट अब्जॉर्ब कितनी हुई है। उसमें देखिए कैपिटल W इंटू S, S यहाँ पे आप कट भी कर सकते हो क्योंकि ये लगभग वन ही मानते हैं अपन, तो इसको कट भी कर सकते हो, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो कैपिटल W इंटू, एक बार इसको मान लो कि ये है ही नहीं यहाँ पे एस, कैपिटल W इंटू T2 माइनस T1, और एपरेटस ने भी अब्जॉर्ब किए तो स्मॉल w T2 माइनस T1। तो टोटल हीट अपने पास कितनी हो गई, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो कैपिटल W प्लस स्मॉल w